वो एक घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और सन्नाटा फैला हुआ था। राजकुमार वरुण अकेला खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक विचित्र तालाब पर पड़ती है। तालाब का रंग ऐसा था मानो उसमें पानी की जगह रक्त बह रहा हो। ये मैं कहाँ आ गया और मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी अचानक उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। राजकुमार घबराकर तुरंत पीछे मुड़ता है। उसके सामने एक भयावह स्त्री खड़ी होती है, जिसकी लाल लाल आंखें उसे घूर रही होती है। स्त्री का चेहरा डरावना और रहस्यमय था। अचानक राजकुमार जोर से चौंकते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठता है। इसका मतलब ये केवल एक सपना था, लेकिन ये सपना इतना वास्तविक क्यों लग रहा था? मानो मैं सच में वहां मौजूद था। वो दोबारा लेटने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती है। अगली सुबह राजकुमार वरुण महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी राजा सूर्य सिंह वहां आते हैं। क्या हुआ वरुण? तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों लग रहा है? पिताजी, कल रात मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। मैंने स्वयं को एक घने भयावह जंगल में पाया। वहां एक तालाब था, पर उसका रंग खून जैसा लाल था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें पानी नहीं बल्कि रक्त बह रहा हो। राजा सूर्य सिंह वरुण की बात ध्यान से सुनते हैं। तभी वहां राजगुरु प्रवेश करते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, राजकुमार, सपनों को इतना मन पर मत लिया करो। ये केवल मन की कल्पनाएं होती हैं। परंतु राजगुरु, ये सपना मुझे कुछ अलग ही लग रहा था, मानो वो कोई संकेत हो। कभी-कभी सपने वास्तविक मालूम होते हैं, परंतु वे केवल भ्रम होते हैं। तुम महल में बहुत समय से व्यस्त हो, क्यों ना थोड़ा विश्राम करने के लिए शिकार पर चले जाओ? राजकुमार को ये सुझाव अच्छा लगता है। वो सहमति में सिर हिला देता है। ये अच्छा विचार है राजगुरु। थोड़ी देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद राजकुमार वरुण जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक स्त्री पर पड़ती है। इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे राज्य की तो नहीं लगती। कौन है ये? राजकुमार वरुण उसके पास जाने का निश्चय करता है। वो घोड़े से उतरकर स्त्री के पास जाता है और विनम्रता से कहता है, मैं राजकुमार वरुण हूँ। मेरे पिता इस राज्य के महाराज सूर्य सिंह है। क्या आप यात्री हैं? आप अकेली हैं या आपके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ हैं? मेरा नाम सुकन्या है। मैं एक अलग राज्य में रहती हूँ। कौन सा राज्य? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमारे राज्य का नाम बताने की अनुमति नहीं होती। वहाँ के लोग बाहरी दुनिया में बहुत कम आते जाते हैं। तो इसका मतलब तुम अपने राज्य की राजकुमारी हो? हाँ। तो कम से कम ये बात तो बता सकती हो कि तुम्हारा राज्य कहाँ है? समझ लो कि मेरा राज्य जंगल की गहराइयों में है। अगर तुम मेरे राज्य का नाम और पता जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार वरुण चौंक जाता है और सुकन्या की ओर अविश्वास से देखता है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे राज्य की लड़कियां केवल अपने पति को ही अपने राज्य का नाम और ठिकाना बताती है। राजकुमार वरुण को ये बात विचित्र लगती है, मगर वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो पहले ही नजर में सुकन्या पर अपना मन हार चुका था। सुकन्या जाने लगती है। राजकुमार वरुण उन्हें पुकारता है, सुनो, क्या तुम कल मुझे यहीं मिलोगी? मैं अक्सर इसी समय जंगल में टहलने आती हूँ। इतना कहकर सुकन्या चली जाती है। राजकुमार वरुण महल में लौट आता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। राजकुमार वरुण महल में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है। राजा सूर्य सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ पुत्र? जब तुम जंगल गए थे तो
तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था, पर लौटने के बाद तुम्हारे चेहरे पर यह अलग चमक क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, जंगल में सुंदर दृश्य ने मेरा मन हल्का कर दिया है। राजकुमार वरुण अपने कक्ष में चला जाता है। वो सुकन्या के बारे में ही सोचता रहता है। वो अपने आप से कहता है, सुकन्या ने कहा कि वो रोज जंगल में टहलने जाती है। क्या वो बस ऐसे ही कह रही थी या मुझे आने का संकेत दे रही थी? मुझे कल फिर से जंगल जाना चाहिए। राजकुमार वरुण यही सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह वो पुनः जंगल जाता है। वहां पहले से ही सुकन्या बैठी होती है। जैसे ही राजकुमार वरुण उसे देखता है, सुकन्या के होठों पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे वरुण। कल जब मैं तुम्हारी आंखों में देख रही थी तो मुझे उनमें अपने लिए प्रेम की झलक साफ दिखाई दी। सुकन्या, तुम सच कह रही हो? लेकिन जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्रेम हो गया था। सुकन्या शर्माकर हल्की मुस्कान देती है। इतनी भी क्या जल्दी है राजकुमार, कल ही तो हम मिले थे। न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। सुकन्या ये सुनकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती है। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। सच कहूँ तो मेरा भी यही हाल है। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी विवाह कर सकते हैं। राजकुमार वरुण ये सुनकर चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं एक राजकुमार हूँ। अगर मैं तुमसे अभी विवाह करके महल ले जाऊंगा तो पिताजी चौंक जाएंगे। आप एक राजकुमार हैं, क्या आपको अपने फैसले लेने की आजादी नहीं है? या आपके जीवन के निर्णय आपके पिताजी करते हैं? वरुण के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो कुछ पल सोचता है और फिर सुकन्या की ओर देखता है। नहीं, मैं अपने जीवन के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं तुमसे अभी विवाह करूंगा। तो भी ठीक है, पास ही एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी रहते हैं, हम वहीं विवाह करेंगे। सुकन्या वरुण को जंगल में एक पुराने मंदिर की ओर ले जाती है। मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन दिखता है। वहाँ एक वृद्ध पुजारी पहले से ही मौजूद है। वरुण मंदिर को देखता है और अनजाने भय से भर जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद पुजारी सुकन्या और वरुण का विवाह संपन्न कर देते हैं। विवाह के पश्चात राजकुमार वरुण सुकन्या को लेकर महल लौटता है। महल के राज दरबार में राजा सूरज सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजकुमार वरुण सुकन्या के साथ खड़ा था। राजा की आंखों में आश्चर्य था। वरुण, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? पिताजी, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। राजा सूरज सिंह ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम किसे ब्याह करके ले आए हो? ये संगमगढ़ की राजकुमारी सुकन्या है। उनके पिताजी हमारे लिए सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि सुकन्या का विवाह किसी और राजकुमार से हो, लेकिन मैं सुकन्या से प्रेम करता था, इसलिए मैंने उससे विवाह कर लिया। राजा सूरज सिंह मुस्कुराते हैं। तब तो तुमने बड़ा साहसी कार्य किया है। समय आने पर मैं संगमगढ़ के राजा से इस विषय में बात करूंगा। राजकुमार वरुण अपनी पत्नी सुकन्या को अपने कक्ष में ले जाता है। समय बीतता है। वरुण और सुकन्या का प्रेम और गहरा हो जाता है। 1 वर्ष के भीतर सुकन्या एक सुंदर पुत्री को जन्म देती है। महल में खुशियों का माहौल छा जाता है। रात के समय राजकुमार वरुण अपनी पुत्री को गोद में लिए सुकन्या के पास बैठा था। दोनों अपनी नन्ही बच्ची को देख रहे थे। सुकन्या, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुमने अपने राज्य का नाम नहीं बताया था और तुमने कहा था कि तुम्हारे राज्य के विषय में केवल पतियों को बताया जाता है। सुकन्या रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती है। तो अब तुम्हें इसकी याद आई? हाँ, तुमसे शादी करने के बाद न जाने क्यों मुझे याद नहीं रहा तुमसे पूछने की कि तुम किस राज्य की हो। ये बड़ी ही विचित्र बात है, जबकि विवाह करने के तुरंत बाद मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझसे विवाह करने के बाद तुमने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ।
शायद तुमने इसी झूठ को सच मान लिया। अब मैं तुम्हारे राज्य जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता से भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगी, लेकिन केवल तुम्हें और हमारी पुत्री को। तुम्हें इस बात को किसी और से साझा नहीं करना होगा। ऐसा क्यों सुकन्या? जब तुम मेरे राज्य पहुंचोगे तो सब स्वयं समझ जाओगे। अगले दिन वो अपने पिता से कहता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है और फिर सुकन्या तथा अपनी पुत्री के साथ महल से निकल जाता है। वो घने जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। राजकुमार वरुण जंगल की गहराई में था। चारों ओर घने जंगल, पेड़, झाड़ियां थी। तभी उसकी नजर दूर एक भव्य नगर पर पड़ती है। वो अचंभित होकर ठहर जाता है। ये क्या? जंगल के बीचों बीच इतना सुंदर नगर? ये तो असंभव सा लगता है। सुकन्या हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। जब तुम हमारे नगर के भीतर आओगे तो इसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाओगे। राजकुमार वरुण नगर की ओर बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों के बीच बने एक तालाब पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है और तालाब को ध्यान से देखने लगता है। ये तालाब, ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, यही तालाब मैंने अपने एक सपने में देखा था और वो सपना बहुत भयानक था। सपने तो सपने होते हैं। कभी कभी हम वही देख लेते हैं जो हकीकत में मौजूद होता है। चलो नगर में प्रवेश करें। राजकुमार वरुण सुकन्या के साथ नगर की ओर बढ़ता है। नगर के द्वार पार करते ही उसे एक भव्य बाजार दिखाई देता है। चारों ओर रंग बिरंगे वस्त्रों में महिलाएं काम कर रही थी। कोई दुकान चला रही थी, कोई वस्त्र बना रही थी, कोई गहनों की सफाई कर रही थी, लेकिन वहाँ एक भी पुरुष नहीं दिखता। ये कैसा नगर है? यहाँ कोई पुरुष नहीं दिख रहा। हमारे नगर में पुरुष नहीं होते। इस समय नगर में केवल एक ही पुरुष है और वो हो तुम। राजकुमार वरुण के माथे पर पसीना छलक जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर एक विशाल महल पर पड़ती है। महल के शिखर स्वर्ण से जुड़े हुए थे। दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां बनी हुई थी। वो महल देख रहे हो? वो मेरा ही महल है। चलो अंदर चलते हैं। राजकुमार वरुण सुकन्या और अपनी पुत्री के साथ महल के विशाल द्वार से अंदर प्रवेश करता है। वहाँ एक भव्य दरबार सजा हुआ था। दरबार के मध्य में एक भव्य सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जैसे उसकी नजर सुकन्या पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक आ जाती है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस कार्य में सफल हो जाओगी। आप कौन हैं और आपके कहने का क्या मतलब है? मैं सुकन्या की माँ हूँ। ये कैसे संभव है? आप तो सुकन्या की उम्र की लग रही हैं, फिर आप उसकी माँ कैसे हो सकती हैं? मेरा नाम रुक्मणी है और हमारे नगर में मनुष्यों पर उम्र का प्रभाव नहीं होता। इतना कहकर रुक्मणी सुकन्या की ओर देखती है। जाओ, अपने पति को अपने कक्ष में ठहरा दो। सुकन्या राजकुमार वरुण को महल के एक विशाल कक्ष में ले जाती है। वरुण गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ? कैसी गहरी सोच में डूबे हो? न जाने क्यों मुझे यहाँ पर सब कुछ विचित्र लग रहा है। नगर का माहौल विचित्र सा है। चलो मैं तुम्हें अपने नगर में घुमा देती हूँ। सुकन्या अपनी पुत्री को कक्ष में झूले पर बिठा देती है और वरुण को नगर की गलियों में लेकर निकलती है। वरुण चारों ओर देखता है, हर ओर केवल स्त्रियां ही थी। सब्जी बेचने वाली, गहने वाली, राजकार्य करने वाली, हर कार्य करने वाली स्त्रियां ही थी। ये कैसा नगर है? यहाँ एक भी पुरुष नहीं। मैंने बताया तो था, हमारे नगर में पुरुष नहीं होते वरुण। सुकन्या राजकुमार वरुण के साथ घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो पहले भी चौंका हुआ था। वरुण फिर से तालाब की ओर गौर से देखने लगता है। उसके दिमाग में फिर से वही सपना घूमने लगता है। अचानक वरुण को अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता है।
वो धीरे से पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें भय से फैल जाती है। सामने खड़ी सुकन्या का चेहरा अचानक भयानक रूप में परिवर्तित हो चुका था। ये वही चेहरा था जिसे वरुण ने अपने सपने में देखा था। तुमने जो सपना देखा था वो कोई भ्रम नहीं था वरुण, वो एक सच्चाई थी और अब तुम उस सच्चाई का हिस्सा बन चुके हो। तो तुम क्या कह रहे हो सुकन्या? ये नगर, ये सब? ये एक ऐसा नगर है जहाँ कोई पुरुष जीवित नहीं रहता और अब तुम भी कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम इस नगर का रहस्य जान चुके हो। तभी मंदिर का वही पुजारी अचानक वहाँ प्रकट हो जाता है जिसने वरुण और सुकन्या का विवाह कराया था। उसे देखकर वरुण चौंक जाता है। पुजारी जी, आप यहाँ कैसे? देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगता है। वो रंग बिरंगे प्रकाश में लिपट जाता है। अगले ही पल पुजारी का शरीर एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। ये वही पुजारी है जिसने हमारा विवाह करवाया था वरुण, लेकिन ये सचमुच कोई पुजारी नहीं था, ये भी हमारी ही तरह है। वरुण को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। धीरे धीरे वो बेहोशी की गहराइयों में समा जाता है। राजमहल के सिंहासन कक्ष में राजा सूर्य सिंह चिंतित अवस्था में बैठे थे। तभी दरवाजे से उनके मंत्री संगम सिंह प्रवेश करते हैं। महाराज, क्या हुआ? क्या राजकुमार वरुण और उनकी पत्नी का कोई सुराग मिला? पूरे 1 महीने से हमारा पुत्र, उसकी पत्नी और उनकी पुत्री लापता है। मंत्री, हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। न कोई साधु अपनी दिव्य शक्तियों से बता पाया कि वे जीवित है या नहीं। महाराज, इस समय हमें केवल एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, राजकुमार वरुण का मित्र आदित्य। आदित्य? हाँ महाराज, आदित्य एक साधारण किसान है, लेकिन उसकी बहादुरी किसी राजकुमार से कम नहीं। इससे पहले भी उसने कठिन परिस्थितियों में आपके राज्य की सहायता की है। तुम सही कह रहे हो मंत्री, हमें तुरंत आदित्य से मिलना होगा। कुछ देर बाद राजा सूर्य सिंह और मंत्री संगम सिंह गांव की एक साधारण झोपड़ी के सामने खड़े होते हैं। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर युवा पुरुष बैठा हुआ था। वो आदित्य था। राजा को देखकर वो तुरंत उठ खड़ा होता है। महाराज, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे महल बुला सकते थे। आदित्य, तुम्हारा मित्र राजकुमार वरुण, उसकी पत्नी और पुत्री पिछले 1 महीने से लापता है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमार वरुण ने विवाह कर लिया? क्या तुम्हें राजकुमार वरुण के विवाह के बारे में पता नहीं था? महाराज, कम से कम आप मुझे निमंत्रण भेज सकते थे। इस बारात की शिकायत मुझे हमेशा रहेगी। वरुण ने वल्लभगढ़ की राजकुमारी सुकन्या से विवाह मुझसे पूछे बगैर किया था। मैं स्वयं सुकन्या को उसकी पत्नी के रूप में देखकर चौंक गया था। ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? वल्लभगढ़ के राजा केहर सिंह की कोई पुत्री नहीं है, उनका केवल एक पुत्र है। कुछ समय पहले ही मैं उनके राज्य में गया था, जब उनकी कोई पुत्री ही नहीं थी। तो फिर राजकुमार वरुण ने किससे विवाह किया? तो फिर वो लड़की कौन थी? ये जरूर किसी भयानक रहस्य से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मित्र को किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया है। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं वचन देता हूँ कि मैं वरुण को खोजकर वापस लाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आदित्य। राजा सूर्य सिंह और मंत्री संगम सिंह वहां से चले जाते हैं। आदित्य तुरंत अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद वो तालाब के किनारे पहुंचता है और पानी पीने लगता है। तभी उसके कानों में किसी व्यक्ति की भारी आवाज गूंजती है। इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो वत्स? आदित्य चौंक कर पलटता है और देखता है कि सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। महाराज,
मैं अपने मित्र राजकुमार वरुण की खोज में आया हूँ। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। साधु गहरी सांस लेते हैं, जैसे उन्हें ये सब पहले से ही ज्ञात हो। तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में एक भयानक शक्ति घूम रही है। वो स्त्रियां नहीं बल्कि मायावी डायनें हैं, जो पुरुषों को अपने नगर में खींच ले जाती हैं। और जो एक बार वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार वरुण कहाँ हैं? वो नगर सामान्य नहीं है। वहां कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता। वे स्त्रियां पुरुषों को अपनी सुंदरता और सम्मोहन में फंसाकर विवाह करती हैं और फिर विचित्र पूर्णिमा की रात को उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। मैं अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। कृपया मेरी सहायता करें। साधु गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे मित्र की संतान को वहां से नहीं लाया जा सकता। वो भी उसी श्रापित नगर का हिस्सा बन चुकी है। आदित्य को सोचता है और फिर सिर झुकाकर कहता है, मैं अपने मित्र को बचाने के लिए तैयार हूँ। साधु आदित्य का हाथ पकड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अगले ही क्षण वो दोनों एक विचित्र नगर में पहुंच जाते हैं। वहां हर और सुंदर स्त्रियां दिखाई देती है, लेकिन कोई पुरुष नहीं होता। आदित्य की नजर एक खंडर पर पड़ती है, जहां से किसी की करहाने की आवाज आ रही होती है। साधु आदित्य को संकेत करते हैं और वो दोनों खंडर के अंदर प्रवेश करते हैं। राजकुमार वरुण बेहोश पड़ा होता है। आदित्य तुरंत उनके पास जाता है। वरुण! राजकुमार वरुण धीरे धीरे होश में आता है और आदित्य को देखकर चौंक जाता है। आदित्य, मुझे यहाँ से निकालो। तभी वहां सुकन्या और उसकी माँ रुक्मणी अपने भयानक रूप में प्रकट होती है। उनकी आंखों में क्रूरता झलक रही होती है। ये मनुष्य यहाँ से वापस नहीं जाएगा। साधु एक कदम आगे बढ़ाते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, आज विचित्र पूर्णिमा की रात है। मुझे पता है कि आज के बाद तुम अगले 50 वर्षों तक अपने नगर से बाहर नहीं आ सकोगी। साधु मंत्र पढ़ते हैं और रुक्मणी तथा सुकन्या के शरीर पर जलन होने लगती है। वो बेबस होकर चीखने लगती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन साधु अपने मंत्र को जारी रखता है। अगले ही पल वो वरुण और आदित्य का हाथ पकड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। अगले ही क्षण वो खुद को जंगल के किनारे पाते हैं। राजकुमार वरुण अब पूरी तरह से होश में आ चुका था। वरुण, तुम अब तक सम्मोहित में थे। ध्यान रखना, कभी इस जंगल की ओर मत जाना। इतना कहकर साधु अदृश्य हो जाते हैं। आदित्य और वरुण महल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो महल में प्रवेश करते हैं, राजा सूर्य सिंह और मंत्री संगम सिंह उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वरुण, मेरे पुत्र। राजकुमार वरुण राजा सूर्य सिंह के चरणों में गिरकर कहता है, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन आदित्य के कारण मैं वापस आ सका हूँ। राजा सूर्य सिंह आदित्य को देखता है और उसकी पीठ थपथपाता है। आदित्य, तुमने फिर से अपनी बहादुरी से हमारे राज्य की रक्षा की है। राजकुमार वरुण मुस्कुराता है। उसी दिन से राजकुमार वरुण ने ये निश्चय कर लिया कि वो फिर कभी भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।